हाय, मेरा नाम मृदुल अग्रवाल है एंड मैंने जेईई एडवांस एग्ज़ाम 2021 में ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर करी विथ 348 आउट ऑफ 360 मार्क्स। मैंने जेईई मेंस में भी फरवरी अटेम्प्ट में 295 आउट ऑफ 300 मार्क्स सिक्योर करे थे एंड मार्च अटेम्प्ट में 300 आउट ऑफ 300 के परफेक्ट स्कोर के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर करी थी। मैंने केपीवाई एग्ज़ाम में भी 12th एसएक्स स्ट्रीम में 1 रैंक सिक्योर करी थी। आज मैं डीकेटी पे आप सबके साथ अपनी कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज एंड वेरियस फैक्टर्स जो इस प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं, जैसे मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, जो स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते उनके लिए कुछ छोटी मोटी टिप्स, ये सब आपके साथ आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले सब्जेक्ट वाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिज़िक्स से स्टार्ट करता हूँ। फिज़िक्स बेसिकली काफ़ी एनालिटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। पहले मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, मैंने फिज़िक्स को कैसे डील करा, कब कब मैंने किस ईयर में फ़िज़िक्स को कंप्लीट करा। तो मेरा शुरू से एक गोल था फिज़िक्स ओलंपियाड क्रैक करना। तो उस गोल के साथ मैंने बेसिकली क्लास 10th में ही अपनी बेसिक फ़िज़िक्स प्रिपरेशन कर ली थी। मतलब ओवरऑल जितने 11th 12th के टॉपिक्स हैं उनकी बेसिक फाउंडेशन, एकदम बेसिक चीज़ें क्लास 10th में कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद फिज़िक्स को लेकर मैंने क्लास 11 में काफ़ी फोकस रखा, काफ़ी 12th तक के सारे टॉपिक्स एंड एडवांस प्रिपरेशन, वेरियस बुक्स एंड ऑल, ओलंपियाड प्रिपरेशन, वो सब मैंने क्लास 11th में अच्छे से करी। एंड देन क्लास 12th में फिज़िक्स ऑन अ लाइटर नोट रहा मेरे लिए, लाइक बेसिक प्रिपरेशन एंड रिविजन, वो सब चलता रहा क्लास 12th में। तो मैं सबसे पहले अपनी बुक्स बताता हूँ मैंने क्या फॉलो करी। एंड अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो भी आप उन बुक्स को फॉलो करके बहुत इजीली मतलब सिस्टमैटिकली फिज़िक्स प्रिपरेशन अपनी बिल्डअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपना कोचिंग मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व करें एंड जो एक सेट ऑफ बुक्स जो मैं सजेस्ट करूँगा नॉन कोचिंग स्टूडेंट्स को एंड जो कर रहे हैं कोचिंग उन्हें भी, फिज़िक्स गैलेक्सी बुक्स, इन बुक्स को मैंने फॉलो करा एंड मैंने पाया कि ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है एंड एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। ये बुक्स आपको 5 वॉल्यूम्स में मिलेंगी, इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, आप इन्हें मंगा सकते हैं या पढ़ सकते हैं। एंड इस बुक्स में जो फिज़िक्स गैलेक्सी बुक्स हैं इनमें स्टेप बाय स्टेप सबको डिवाइडेड है इजीली टॉपिक्स में। तो अलग अलग वॉल्यूम्स के अंदर भी अलग अलग सेक्शंस हैं। जैसे पहले जो बेसिक थ्योरी सेक्शन है स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लाइक दिस ईयर लाइक काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस सॉल्व इलस्ट्रेशन वाले पेपर में मिले मुझे। उसके बाद जो लेवल 1, लेवल 2, मेंस, एडवांस, ओलंपियाड, सब तरह के स्टूडेंट्स को कैटर करने के लिए बुक डिज़ाइन है। उसके बाद मैं एक बुक पे और कमेंट करना चाहूँगा, आई एरोडोफ। लाइक बहुत लोग बोलते हैं इसे सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैंने इस पर्टिकुलरली इस बुक को बहुत कम सॉल्व करा। मैंने शुरू के कुछ 150 क्वेश्चंस करे, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मेरा ये रीज़न ये था कि बेसिकली ये बुक मुझे काफ़ी मैथमेटिकल लगी एंड टाइम कंज्यूमिंग लगी। एंड बेसिकली इस बुक्स इस एरोडोफ बुक के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मेरे को फिज़िक्स गैलेक्सी बुक्स में मिल गए थे एंड कोचिंग मटेरियल मिल गए थे। तो मैंने एरोडोफ की जगह पाथफाइंडर बुक को प्रेफर करा हायर ओलंपियाड प्रिपरेशन के लिए एंड एडवांस के बाद जो एक मेरे को फील हो रहा था कि कुछ और करना चाहिए, उसके मैंने पाथफाइंडर बुक को प्रेफर करा। एंड फिर एक एच वर्मा बुक के बारे में लोग जनरली कहते हैं, तो ऑन अ पर्सनल नोट मैंने एच वर्मा बुक बहुत कम पढ़ा। लाइक जो मेरे टीचर्स प्रेफर करते थे एंड पिन पॉइंट करते थे वही टॉपिक्स मैंने एच वर्मा बुक से पढ़े। तो ये सब तो हो गई बुक्स की बात, कैसे प्रिपेयर करें। उसके बाद फिज़िक्स को लिए कुछ जनरल पॉइंट्स आते हैं कि क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा काफ़ी एनालिटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो उस पर आपको अपनी होल्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली शुरुआत में जब मैं भी फिज़िक्स पढ़ता था तो मेरा बस ये होता था कि फटाफट क्वेश्चन हो जाए, लाइक फॉर्मूला अप्लाई कर दे फटाफट एंड जैसे सॉल्व हो जाए। बट आगे जैसे जैसे मैंने प्रोग्रेस करा सब्जेक्ट में एंड जैसे मेरा माइंड और बिल्डअप हुआ, मैंने रियलाइज़ करा कि ये एटीट्यूड गलत है, ये आपको इस सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंसी नहीं दिला पाएगा। तो मैंने धीरे धीरे ये एटीट्यूड डेवलप करा कि यार क्वेश्चन देखें, उसे धीरे से पहले एनालाइज करें किस कॉन्सेप्ट का है, उसे कॉन्सेप्ट मैप करें कि कहाँ से ये चुराया गया कॉन्सेप्ट। बेसिकली एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करें आप, उसका एनालिसिस कर लिया, उसके बाद वो फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ईजिली क्रैक हो जाता है। तो मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहूँगा, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स बताता हूँ जो जिनके पास टाइम कम है या फिर जिन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है अपनी प्रिपरेशन पे। वो फिज़िक्स से कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मॉडर्न फिज़िक्स हो गया एंड वेव्स हो गया। ये
थोड़ी ईजियर साइड टॉपिक्स रहते हैं, बट इनके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स जो फेच करा सकते हैं आपको एडवांस पेपर में, वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टफर टॉपिक्स लाइक मैकेनिक्स में रोटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इन जो थोड़े टफर साइड टॉपिक्स रहते हैं, इन पे अपना फोकस ज़्यादा रखते हैं क्योंकि ये थोड़े इंटरेस्टिंग साइड होते हैं या थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। बट इनसे ज़्यादा रिलेटिवली ज़्यादा क्वेश्चंस आपके रे ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स, इन सब टॉपिक्स से आते हैं। तो आप अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन टॉपिक्स से फोकस करके अपना स्कोर बिल्कुल इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ केमिस्ट्री के साथ। तो केमिस्ट्री मेरे लिए पर्टिकुलरली एक पेनफुल सब्जेक्ट रहा हमेशा से। तो जैसे मैंने 11th में थोड़ा, मतलब इसका रीज़न मैं ये मानता हूँ कि मैंने 11th में थोड़ा कम फोकस रखा केमिस्ट्री पे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो रियलाइज़ हो यार केमिस्ट्री में स्कोर ड्रॉप हो रहा है। टीचर्स ने भी समझाया कि यार आपको तीनों सब्जेक्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना पड़ेगा जेईई एडवांस में टॉप डिजायर्ड रैंक पाने के लिए। तो उसके लिए फिर मैंने धीरे धीरे केमिस्ट्री पे बाद में फोकस बढ़ा दिया था एंड फाइनली केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स तीनों के साथ इक्वल अटैचमेंट हो गया था सब्जेक्ट के साथ। तो अब बेसिकली डिवाइड करके बात करते हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली थोड़ी ईजियर साइड लगती है सब लोगों को, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आप एक बार अगर कॉन्सेप्ट ग्रास्पिंग कर लें अच्छे से, एक बार आपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिए तो आपको रिविजन की कम ज़रूरत पड़ती है एंड ईजिली अप्लाई हो जाती है, सबका स्कोर भी अच्छा आ जाता है इसमें। फिजिकल केमिस्ट्री में एक मेन दिक्कत ये हो जाती है, कई बार न्यूमेरिकल टाइप, डेसिमल टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में जो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं एंड कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है। तो उन कैलकुलेशन मिस्टेक्स के लिए स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि आप क्लियरली रफ वर्क करें एंड हो सके तो उन क्वेश्चंस को लास्ट में जाके अटेम्प्ट करें। तो फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ पर्टिकुलर थोड़े टिपिकल टॉपिक्स रहते हैं जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स एंड उसमें भी एंट्रोपी पार्ट एंड रियल गैसेस वाला पार्ट। ये थोड़े डिफिकल्ट साइड टॉपिक्स रहते हैं, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं फॉर वंस। उसके बाद थोड़ी बुक्स की बात करें जो नॉन कोचिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप एकदम बेसिक से फिजिकल केमिस्ट्री प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं, आपके पास कोई और कोचिंग मटेरियल नहीं है, तो आप एन अवस्थी बुक को बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। उसमें बेसिक चीज़ें हैं, सब कुछ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद एडवांस थोड़ी लेवल प्रिपरेशन के लिए, एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए मैंने नीरज कुमार बुक फॉलो करी थी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। एंड अब जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का कवर हो गया, उसके बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे स्विच ऑन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन माई ओपिनियन अगर आप शुरू से ही मैकेनिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जेईई एडवांस में मोस्टली रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बट स्टिल अगर आपको मैकेनिज्म की फुल ऑन नॉलेज है एंड आप कंफर्टेबल है मैकेनिज्म के साथ, तो आपको बाद में कोई इशू नहीं होगा। जनरली मैंने अपने फ्रेंड्स में एंड स्टूडेंट्स में देखा है कि बाद में थोड़ा ऑर्गेनिक में अगर आप मैकेनिस्टिक अप्रोच नहीं रखते हैं, केवल याद करते हैं, तो आपको बाद में आके बहुत इश्यूज आते हैं। तो मेरा प्रेफरेंस ये है कि आप मैकेनिस्टिक अप्रोच रखें। एंड जैसे मैकेनिस्टिक अप्रोच का मतलब कोई भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसके दिमाग में मैकेनिज्म फ्लो चार्ट बना लें कि यार हाँ ये मैकेनिज्म है। ऑब्वियसली शुरू में ज़्यादा टाइम लगेगा, पेनफुल रहेगा, बट बिलीव मी इसके रिजल्ट्स काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे एट द एंड टाइम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी मांगता है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपने कोचिंग मटेरियल से या किसी बुक से, तो आप ईजी रहता है आपके लिए, बेसिकली बाद में वो स्कोरिंग रहता है काफ़ी। तो मैंने जो स्पेसिफिकली अपना कोचिंग मटेरियल करा, उसके बाद मैंने MS चौहान बुक को प्रेफर करा, उससे उसके क्वेश्चंस करे एंड दैट्स ऑल। एंड सो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक बुक में जो प्रेफर करूँगा, मुझे अच्छी लगी मैकेनिस्टिक अप्रोच के लिए एंड लास्ट मिनट रिविजन टाइप के लिए, वो है SN सान्याल। वो बुक काफ़ी अच्छी है एंड इन माई ओपिनियन उसको अगर आप करते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी कॉन्सेप्ट्स एंड क्लैरिटी आ जाएगी। तो ऑर्गेनिक के बाद अब इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक जो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल वर्क रहता है एंड ऑल, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आप जब पहली बार इनऑर्गेनिक पढ़ें तभी उसको डेडिकेटेडली पढ़ें। जैसे हमारे साथ क्या हुआ था कि सारी सिलेबस कवर खत्म होने के बाद जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, मेटलर्जी है, डी ब्लॉक, इस टाइप के टॉपिक्स को एक साथ लिया गया था लाइन बाय लाइन, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हो गया। तो हमें स्पेसिफिकली टीचर्स ने बोला था कि यार आप इसको इसी टाइम पढ़िए तभी आप आगे कंफर्टेबल रहेंगे। एंड उनकी बात आज मुझे रियलाइज़ हो रही है बिल्कुल सही थी कि जो और मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने उस टाइम फोकस नहीं रखा, उन्हें बाद में प्रॉब्लम्स फेस हुई।
तो अगर आपकी क्लासेस में है, कोचिंग में है, तो वहाँ जब भी आपके टॉपिक्स पढ़ाए जाएँ तो उसका बैकलॉग मत रखिए इनऑर्गेनिक का, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि केवल नोट्स लेते हैं, क्लासेस अटेंड नहीं करते। तो इनऑर्गेनिक अगर आप ये अप्रोच रखेंगे तो डेफिनेटली स्कोर करेंगे। एंड बेसिकली इनऑर्गेनिक से दोस्ती कर लीजिए कि एंड मतलब एक दिमाग में फेयर मत रखिए कि इनऑर्गेनिक है, रटी नहीं जाएगी एंड ऑल। उसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो बिल्कुल आपको याद रहेगी। ऐसे मेरे केस में मैं क्या करता था कि इनऑर्गेनिक में कुछ भी नया मिलता या कुछ भी नया मटेरियल फाइंड आउट होता तो उसे अपनी एक इनऑर्गेनिक की नोट्स कॉपी थी, उसके अंदर ऐड ऑन करता था। एंड लास्ट मंथ में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही। कुछ बुक्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक के लिए मोस्टली मैंने कोचिंग मटेरियल एंड जो मेरे टीचर्स ने नोट्स दिए थे उसे फॉलो करा। उसके बाद JDL का इंडियन वर्जन फॉलो करा। आप मतलब इंडियन वर्जन भी सजेस्ट करूँगा लोगों को फॉलो करने में, मैंने फॉरेन वर्जन भी देखा है, ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों वर्जन्स में, एंड इंडियन वर्जन इज़ द बेस्ट। तो आप JDL का इंडियन वर्जन अगर आपके पास टाइम है तो उसे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव के लिए जो स्पेसिफिक कटाइंस हैं सिलेबस में या नाइन्स है सिलेबस में, उसके लिए आप वोगल बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छी बुक है, कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा आपको उसमें। एंड यही है बेसिकली इनऑर्गेनिक के लिए आपको खुद ही से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में जब इनऑर्गेनिक आपको मार्क्स दिलाएगी एंड आपका टाइम बचाएगी तो वो सबसे बड़ा बूस्ट रहेगा आपके एडवांस के पेपर में। फिजिक्स की एक दो बुक्स में और बताना चाहूँगा आप लोगों को। एक काफ़ी अच्छी बुक है शशि भूषण तिवारी। वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इन माई ओपिनियन, बट वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे जब मेरे टीचर्स ने उसके बारे में बताया था। जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं एंड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चंस हैं, वो एकदम एडवांस्ड आपको ओरिएंट करते हैं एंड सोचने में आपका मजबूर करते हैं। एंड कुछ फॉरेन ऑथर्स की बात करी जाए फिजिक्स में जो मैंने पर्सनली पढ़ी थी एंड काफ़ी अच्छी लगी, वो एक क्लेपनर बुक है, काफ़ी पॉपुलर, क्लेपनर एंड कॉलिनकोफ। उसके बाद एक डेविड मॉरन की बुक आती है, वो जनरली ओलंपियाड साइड चली जाती है। उसके बाद अगर आपको और पढ़ना है तो एरोडोफ की 2 बुक्स आती हैं थ्योरी बेस्ड, एक मैकेनिक्स एंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं अगर आपको और इन डेप्थ जाना है फिजिक्स में तो। उसके बाद फिजिक्स में एक पर्सल नाम से, डेविड मॉरन पर्सल की नाम से बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। देन मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न के लिए आर्थर बाइजर एक अच्छी बुक है। So these are the books which I followed for physics. तो चलिए अब बात करते हैं मैथ्स सब्जेक्ट की। मैथ्स बेसिकली पेन काफ़ी यूज़ करता है। बेसिकली मैथ्स आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगेगी। तो शुरू से ही हमारे टीचर्स का भी एटीट्यूड था हमेशा मैथ्स में एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करने के लिए, एक्स्ट्रा मटेरियल सॉल्व करने के लिए एज कम्पेयर टू बाकी 2 सब्जेक्ट्स। एंड जैसा जनरली देखा गया मैथ्स काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग भी रहता है आपके JEE एडवांस के पेपर में। तो मैंने मैथ्स को कैसे किया, एक सबसे पहले सजेशन देना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टाइम कम है, बाकी सब्जेक्ट्स की तरह भी, कि 2-4 टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, जो काफ़ी ईजी सेट रहते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है तो इन पर कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ अप करें। एक टॉपिक है PNC, उस पर बेसिक क्वेश्चंस, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स उस पर अच्छे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। एक टॉपिक है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, फिर इंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो इजी सेट रहती है। मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक बार पढ़ लिए फिर हमको ज़्यादा मतलब इन पे ज़्यादा ट्विस्टिंग बहुत मुश्किल रहती है JEE एडवांस के पेपर के अंदर। तो अब थोड़ी उन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के जिनके पास कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है या फिर थोड़ा टाइम कम है। तो मैथ्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे वेक्टर 3D, PNC के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद कोनिक्स एंड इंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये टॉपिक्स कैसे हैं जिन पे आप एक बार पढ़ के इन पे स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इन पे ट्विस्टिंग के थोड़ी कम चांसेस रहते हैं एंड आप इजीली इनमें स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया मैथ्स काफ़ी प्रैक्टिस बेस्ड है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस लगी इसमें। हमारे टीचर ने काफ़ी मटेरियल दिया था, मैंने कोचिंग के मॉड्यूल्स पहले सॉल्व करे, उसके बाद टीचर का मटेरियल सॉल्व करा, उसके बाद और भी काफ़ी बुक्स सॉल्व करी। तो मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली कुछ बुक्स मैं बताना चाहूँगा जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं जिनमें एंड अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन हैं JEE एडवांस से रिलेवेंट। वो एक है विकास गुप्ता की सर की सभी बुक्स, एक उनकी ब्लैक बुक फेमस है। उसके बाद अगर आपको एक थ्रेशोल्ड पे जाना है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के, कि JEE एडवांस किस थ्रेशोल्ड तक क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो आप उनके स्पेसिफिकली जो अलजेब्रा की बुक्स हैं एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बुक्स हैं उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। उसका समीर बंसल सर की एक कैलकुलस की बहुत फेमस बुक है। उसके बाद एट द एंड पूरे फुल सिलेबस पे एक समीर बंसल सर की 1000 प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स की बुक है जो मैंने करी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आगे स्टूडेंट्स को प्रेफर करना चाहूँगा। तो मैथ्स बेसिकली वही है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। कोशिश करेंगे बार बार अलग अलग वैरायटी के टेस्ट पेपर्स करें, मॉक टेस्ट करें बार बार, क्योंकि मैथ्स
बेसिकली जितना ज़्यादा एक्सपोजर रहेगा, जितनी आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उतनी ईजिली आप मैथ्स को हिट कर पाएंगे। तो मैंने लास्ट में प्रिपरेशन के लास्ट फ्यू मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट करे, पेपर सॉल्व करे, पुरानी मिस्टेक्स एनालाइज करी मैथ्स को रिलेटेड, जिसने मुझे मैथ्स में एट द एंड काफ़ी कॉन्फिडेंस एंड बूस्टअप किया। तो अब कुछ थोड़ी बहुत जनरल बातें कर लेते हैं। जैसे हमें सब जानते हैं जे एडवांस में बहुत 11th एंड 12th के टॉपिक्स आते हैं, तो बेसिकली 11th के टॉपिक से भी स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेंथ बिल्ड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 11th के कुछ प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो आगे 12th के टॉपिक्स पढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा उनका एप्लीकेशन रहता है। एंड अगर आपके 11th स्ट्रॉन्ग है अच्छी से, तो आपको 12th में बहुत कम दिक्कतें आती हैं, क्योंकि टॉपिक्स ईजियर साइड भी रहते हैं एंड 11th से थोड़े से कनेक्टेड रहते हैं। उसके बाद मैं जनरल कुछ बातें आना चाहता हूँ, 3-4 पॉइंट जो मुझे लगता है कि सक्सेस में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ मोटिवेशन। इन माई ओपिनियन सेल्फ मोटिवेशन इज़ द मेजर की टू सक्सेस। देखिए, इतनी बड़ी जर्नी है, इतनी स्ट्रेसफुल जर्नी है, इससे मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे नहीं आपको कोई हर रोज़ आके मोटिवेट करेगा, या आप किसी को वीडियो देख लोगे तो आप मोटिवेट हो जाओगे, वो टेम्पररी चीज़ है। बट सेल्फ मोटिवेशन एक रहना चाहिए कि यार मुझे खुद को प्रूव करना है, एंड किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आए तो उसमें ईजिली ओवरकम कर पाऊँ मैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मिस्टेक्स पे वर्कअप। तो आप अपनी मिस्टेक्स को जब एनालाइज करेंगे, उन पर वर्कअप करेंगे, तो आपको बहुत चीज़ें नई नई रियलाइज़ होंगी। जैसे आप रेगुलरली अगर मॉक टेस्ट देंगे एंड पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपको एंड पेपर्स भी आपको मतलब टाइम एनवायरनमेंट में सॉल्व करने हैं। जी एडवांस के टाइम एनवायरनमेंट जो है, अलग अलग पैटर्न्स के, नए नए पैटर्न्स के पेपर सॉल्व करिए। उससे आपको जो कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ मिस्टेक्स, जिन्हें हम सिली मिस्टेक्स जनरली कहते हैं, वो बार बार कमिट होती है। आज सबसे डरावनी बात कि वो रिपीट भी होती है। तो उसके लिए मेरा सजेशन है, जो मैंने भी किया, एक मिस्टेक्स हॉबी मेंटेन करिए। उस पर आप ईयर लॉन्ग जितनी मिस्टेक्स होती रहे उसे लिखते जाइए, मॉडिफाई करते जाइए। तो मेरे केस में मैंने लास्ट 1 वीक एंड 1 मंथ में उसी मिस्टेक्स को बार बार देखा, जिससे मेरी मिस्टेक्स काफ़ी, जैसे आपने देखा, मेन से भी एंड एडवांस से भी काफ़ी ज़्यादा कम रही। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है डाउट सॉल्विंग का। तो जैसे हमारे साथ क्या था कि सभी टीचर्स तो कनेक्टेड थे ही, साथ में हमारे जो पीयर ग्रुप था, मेरे जो बैचमेट्स थे, उन सबके साथ हेल्दी डाउट डिस्कशन होते थे। हमने एक टाइम अलॉट कर लिया था कि यार दिन भर पढ़ाई करके रात को हम सब ये पेपर डिस्कस करेंगे, मिस्टेक्स एनालाइज करेंगे, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स, इन कॉन्सेप्ट्स पे और थोड़ा रिसर्च करेंगे, नेट पे ढूंढेंगे, बुक्स पे ढूंढेंगे। उसने काफ़ी हेल्प की मेरी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए बिल्कुल हेजिटेट मत करिए। आपको जो डाउट है वो हो सकता है आपको बहुत बचकाना लगे, लेकिन वो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में बिल्कुल हेल्प करेगा। एंड एट द एंड में सभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अपना मोटिवेशन हाई रखें एंड किसी तरह के स्ट्रेस में ना रहें, एंड सब्जेक्ट वाइज एकदम फोकस रह के प्रिपरेशन करें, एंड मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहें कि यार हमने, क्योंकि बहुत बार होता है पेपर अटेंड करते वक्त हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं, उनका एनालाइज करें, उनसे दुखी ना हो, उनको लेके सीरियस हो जाएं कि यार ये मिस्टेक्स हमने की, कोई बात नहीं, अब हमें पता लग गया हमारी कमी, इन पे हम आगे वर्कअप कर लेंगे। एंड हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान में रहना चाहिए, वो अपने रफ वर्क को अच्छे से करें। ये मुझे भी लास्ट मोमेंट में पता लगी थी ये बात, एंड इसने को काफ़ी बूस्टअप करा था। आप जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो रफ वर्क को एकदम क्लियरली एंड नीट एंड क्लीन रखें। उससे आप वापस जब उस पर आएंगे तो आपका काफ़ी टाइम सेव होता है। ये बात जैसे मैंने बताया लास्ट मोमेंट में पता लगी, बट इसने मेरे को एग्ज़ाम में, जे एडवांस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा एक्चुअली में। तो आगे आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए एक बार मैं और सबको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग DKT। मेरा नाम मृदुल अग्रवाल है। मैंने जेई मेंस मार्च अटेम्प्ट में 300 आउट ऑफ 300 का परफेक्ट स्कोर विथ 100 परसेंटाइल सिक्योर करा है। मेरे जेई मेंस फेब्रुअरी अटेम्प्ट में 295 मार्क्स थे एंड 99.999 परसेंटाइल थी। आज DKT पे मैं आप सबके साथ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड कुछ जनरल क्वेरीज को आंसर करना चाहता हूँ। तो पहले हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज पे चलते हैं, उसके बाद कुछ जनरल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे आते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से। फिज़िक्स बेसिकली एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है और जेईई मेंस प्रिपरेशन के लिए NCERT फिज़िक्स की काफ़ी अच्छी है। फिज़िक्स के NCERT में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं किसी और बुक्स में नहीं मिलेंगी, एंड काफ़ी सारी एप्लीकेशन पार्ट है उसके अंदर।
तो साल भर जेई एडवांस प्रिपरेशन के बाद हमें जेई मेंस जनरली फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं करता है। फिजिक्स को बिल्डअप करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम सारे एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बार बार बैठाएं एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी फिज़िक्स की काफ़ी गोल्डन बुक है, उसको बार बार पढ़ें। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जेई मेंस पूछता है जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं, डायरेक्ट इन डेप्थ थ्योरी में है। एंड आजकल का जैसा जेई मेंस का पैटर्न आ रहा है, फिजिक्स में भी थ्योरी बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसके लिए हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए जो कि एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने से एकदम अच्छे से आएगी। एंड मेन पॉइंट जो एप्लीकेशन बेस्ड वाला है वो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने से आता है। हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स को ब्लाइंडली प्रैक्टिस ना करें, हम डायरेक्ट फिज़िक्स में फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश ना करें। हम ये चीज़ सोचें कि वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर हम कोई चीज़ एग्ज़ाम में अगर भूल भी जाते हैं तो ईजिली रिकॉल हो जाती है वो। अब हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में बेसिकली अगर हम अच्छे से एनसीईआरटी को बेस मानते हुए फॉलो करें एंड थोड़ा सा जेई एडवांस की तरफ प्रिपेयर करें तो ईजिली जेई मेंस की मैथ्स हैंडल हो जाती है। जेई मेंस की मैथ्स बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चंस के बेसिस पर ही आती है। तो अगर हमें मैथ्स में प्रीवियस क्वेश्चंस पर अच्छा कमांड है तो हम इजीली जेई मेंस मैथ्स क्रैक कर सकते हैं। जो एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए वो ये, अगर मैथ्स में हमको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जनरली फेस करते हैं तो हम बेसिकली सब लोग क्या करते हैं कि केवल उसका सोल्यूशन पढ़ते हैं, उससे अच्छा लगता है, आगे बढ़ जाते हैं। हम ये सोचिए कि सोल्यूशन की तरफ पहुँचने में हमारी क्या अप्रोच लगी थी। बेसिकली मैथ्स में अगर थॉट बिल्ड करना आ गया तो मैथ्स बहुत ईजिली हैंडल हो जाती है। मेन बात जो आती है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री जेई मेंस की काफ़ी टिपिकल सी है। अगर हम एनसीईआरटी को बेस मानते हुए एकदम अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करते हुए चलें तो जेई मेंस केमिस्ट्री प्रॉब्लम नहीं करेगी। जेई मेंस में जो केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ कि जनरली लोगों को लैब मैनुअल के बारे में नहीं पता होता। एनसीईआरटी की लैब मैनुअल जेई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। कई बार हमें लगता है जेई मेंस में कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो कि एनसीईआरटी के बाहर के हैं, वो एक्चुअली एनसीईआरटी के बाहर के नहीं होते, वो एनसीईआरटी की लैब मैनुअल में दिए हुए होते हैं। तो हम एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें। एंड अब केमिस्ट्री को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बात करें, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री कोई भी ऐसे आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये सब थोड़े टिपिकल टॉपिक्स होते हैं, मतलब इनमें थोड़ी लेंदी और थोड़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम इन टॉपिक्स पर अच्छा कमांड करें, इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर लें तो वही सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में नई चीज़ें देखने को कम मिलती हैं। बात करें इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इज़ क्वाइट इनफ। इवन जेई एडवांस सिलेबस तक एनसीईआरटी बेसिस पर ही क्वेश्चंस आते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इनऑर्गेनिक में हमें कभी कभी लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस हैं, वो मैंने रियलाइज़ किया, मैंने फाइंड किया कि हाँ ये लैब मैनुअल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जो 1-2 डिसाइडर क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत कम लोगों से होते हैं वो लैब मैनुअल में ही होते हैं। इस साल जो जेईई मेंस का पेपर है, मैंने फाइंड किया कि हर शिफ्ट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड हैं जो कि लैब मैनुअल के अंदर है। तो लैब मैनुअल पे स्ट्रॉन्ग फोकस बिल्डअप करें। उसके बाद इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जीओसी को बिल्कुल लूज़ ना करें। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर है उस पर अच्छी कमांड रखें, उसको कम से कम 2-3 बार रिवाइज करें। जीओसी टॉपिक को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको ऑर्गेनिक में लाइफ लॉन्ग कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हम रिएक्शंस को रटने की बजाय उन्हें मैकेनिस्टिक अप्रोच से सोचें। कोई भी हम जब स्टडीज़ करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तब कोई भी रिएक्शन को हम सोचें कि रिएक्शन हो रही है तो उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। अगर हम इस अप्रोच से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो काफ़ी ईजिली हैंडल हो जाएगी। तो ये तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात हो गया। अब कुछ जनरल टॉपिक्स के बारे में जो हम एग्ज़ाम में फेस करते हैं। तो एग्ज़ाम में हम पूरे 2 साल की प्रिपरेशन के बाद हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि एग्ज़ाम से पहले डर लग रहा है, एग्ज़ाम से पहले कभी एंग्जाइटी होने लगती है। तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने जिस भी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप किसी कोचिंग जाते हैं, नहीं तो अगर ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं तो उस सिस्टम को बहुत डेडिकेटली फॉलो करें, उस पर फेथ रखें कि हाँ यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं उसी के बेसिस पे जेईई मेंस का पेपर आने वाला है।
और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन सजेस्ट करना चाहूँगा, शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं। मुझे भी शुरुआत में जब शॉर्ट नोट्स बनाता था तो काफ़ी आलस आता था, बट फिर मैंने एग्ज़ाम से 1 महीने पहले रियलाइज़ करा कि हाँ, ये शॉर्ट नोट्स हैं जो मुझे एक बूस्ट दे रहे हैं, क्योंकि साल भर का कोर्स बहुत बड़ा है, 2 साल का। उसके बाद उसे कॉन्स्टेंट रिवाइज करने के लिए, उसे दिमाग में अच्छे से बैठाने के लिए शॉर्ट नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मैं जैसे क्या करता था कि कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, उसके लगभग 2 से 3 महीने बाद जब उसका प्रॉपर रिविजन करता था, तब उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना लेता था कि 2 महीने पहले जो चीज़ पढ़ी थी वो अब याद है कि नहीं। तो जो चीज़ याद नहीं रहती थी उन्हें शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर लेता था, तो वो फिर एग्ज़ाम से 1 हफ्ता या 1 महीने पहले काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती थी। एक कई बार लोगों की क्वेरी रहती है कि हम एग्ज़ाम से जस्ट 1 दिन पहले क्या करें, क्या नहीं करें। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हम एग्ज़ाम से जस्ट 1 दिन पहले एकदम रिलैक्स्ड रहें, कोई टेंशन ना लें। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने इस साल की जेईई मेंस शिफ्ट्स में फाइंड किया है कि जैसे कि जो फरवरी में शिफ्ट्स हुई थी, उनमें जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था उसी से रिलेटेड सेकंड शिफ्ट पेपर आया, उसी के जैसा थर्ड शिफ्ट पेपर आया, कुछ क्वेश्चंस रिपीट ही हो गए थे। तो मैंने जैसा फॉलो किया था कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पूरा रिलैक्स करता था, बट जो मुझसे प्रीवियस शिफ्ट थी उन्हें अच्छे से एनालाइज करता था। उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ कि मुझे पता रहता कि अब आगे आने वाला पेपर कैसा आएगा, और एग्जैक्टली उसी पैटर्न में पेपर आया। तो मैं अभी अपनी बुक लिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन सा मटेरियल फॉलो किया। बेसिकली मैंने बेस तो अपने कोचिंग मटेरियल और एनसीईआरटी बुक्स को ही रखा, बट जो मुझे बुक्स अच्छी लगी, जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आगे भी लोग फॉलो करें, वो ये थी कि फ़िज़िक्स में मैंने फिज़िक्स गैलेक्सी बुक्स को काफ़ी अच्छे से फॉलो किया। उनके अंदर एकदम कंसाइज वे में एंड एकदम गाइडेड वे से चीज़ें दे रखी हैं। उसके अंदर थ्योरी के साथ अच्छे से सारे न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस वगैरह सब अच्छे से हैं। तो फिज़िक्स के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा फिज़िक्स गैलेक्सी बुक्स। उसके बाद केमिस्ट्री में मैंने कोचिंग मटेरियल एंड एनसीईआरटी बुक्स के साथ साथ जो मैंने फिज़िकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक बुक्स फॉलो करी वो थी वीके जायसवाल इन इनऑर्गेनिक, नीरज कुमार इन फिज़िकल केमिस्ट्री एंड एमएस चौहान इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात करें मैथमेटिक्स की, तो उसमें मैंने बेसिकली अपने जो मेरे टीचर्स ने कॉन्स्टेंटली मटेरियल प्रोवाइड करा, उसके साथ साथ मैंने एक आध बुक्स विकास गुप्ता फॉलो करने की कोशिश करी। उसके बाद जो मेन सजेशन है प्रैक्टिस के लिए, वो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रीवियस क्वेश्चन पर काफ़ी फोकस्ड रहें। मैंने एग्ज़ाम से 1 महीने पहले जो 2019 एंड 20 के एनटीए के प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है उसे चैप्टर वाइज सॉल्व करा, और ये रियलाइज़ करा कि हाँ, उसी एक सेट पैटर्न है जेईई मेंस का, उसी पैटर्न पे बार बार हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। एंड एक और जो सोर्स मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट ऐप है, उसके वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है। वो लाइक एग्ज़ाम से हम 1 महीने पहले मैंने क्या करा था कि हर ऑल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट देता था। उस एनटीए अभ्यास क्वेश्चन बैंक के आपको ऑनलाइन भी कुछ चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे। जो ऐप है उस पर तो फुल सिलेबस टेस्ट हैं लगभग 100 के अराउंड, एंड आपको ऑनलाइन लगभग शुरू के 50 टेस्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक से मिल जाएंगे। तो उसे फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा मुझे, जो कि एनसीईआरटी के एकदम एक डेप्थ, एक पॉइंट को अच्छे से कवर करता है। तो अब जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं उन लोग के दिमाग में सवाल होगा कि हम कैसे प्रिपेयर करें, हम कैसे आगे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। तो उनके लिए अभी जैसे कि ऑनलाइन सब कुछ अच्छे से अवेलेबल है, काफ़ी सारे ऐप्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जो कि अच्छे से कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को अच्छे से होल्ड करें एंड बारह भटके नहीं कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा होगा कि ये ज़्यादा अच्छा होगा। उसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ओरिएंट करके अपनी स्टडीज़ करें, उस प्लेटफॉर्म पे फेथ रखें। और अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन कर रखा है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे हिसाब से सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना। जैसे कि अगर आप किसी कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक सेट टाइम पे क्लासेस मिलती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको होमवर्क करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट वगैरह होते हैं, तो शेड्यूल अपने आप अच्छे से सेट होता है। पर अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना शेड्यूल अच्छे से फॉलो करें। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी स्लीप को बिल्कुल सैक्रिफाइस ना करें, क्योंकि ये मैंने शुरुआत में बीच में किया था कि मैं सोचता था कि चलो दिन में 6 घंटे सो लेते हैं, 5 घंटे सो लेते हैं, ज़्यादा टाइम पढ़ने को मिलेगा, बट उससे मेरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ ही हुई। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की पूरी 8 आवर्स की नींद पूरी लूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपनी नींद को सैक्रिफाइस ना करें एंड अच्छा सा रूटीन सेट करें कि रात को लगभग 11 बजे सो जाएं एंड सुबह 7 बजे उठ जाएं।
उसके बाद जैसे अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ के बाद पढ़ने बैठ जाएं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट अ स्ट्रेच स्टडी ना करें, बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेते रहें। तो ये आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। एंड एक और जो पॉइंट मुझे लगता है वो मेंस प्रिपरेशन के लिए, वो ये है कि सिली मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा होती है मेंस पेपर में, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि अभी जो पैटर्न चल रहा है न्यूमेरिकल में, आपको 10 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। एंड घर पे भी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस पूरी करें। कैलकुलेटर का यूज़ अवॉइड करें। एंड खुद से बार बार जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनसे उन्हें 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, सो दैट उसी सेट पैटर्न ऑफ कैलकुलेशन हमारे दिमाग में बैठ जाए और हमें पेपर के वक्त किसी तरह का फेयर ना बचे। एंड पूरे ईयर लॉन्ग अगर हम कोई भी टेस्ट देते हैं तो हमें कई बार बीच में लगता है कि यार हमसे नहीं हो रहा है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें जा रही हैं। तो उस पॉइंट को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि उसको एज ए लर्निंग लें कि हाँ ठीक है, आज नहीं हो रहा कल हो जाएगा, आज नहीं हो रहा था, आज तक नहीं हो रहा था, अब कल से होने लग जाएगा। इस एटीट्यूड के साथ प्रिपरेशन करें। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें कि आपको लगता है कि हाँ हमने साल भर प्रिपरेशन थोड़ी वीक रही एंड लास्ट में इन टॉपिक्स को हम फोकस करके थोड़ा अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हर साल जो वेक्टर 3D है एंड प्रोबेबिलिटी है एंड थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये टॉपिक्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्पेसिफिकली वेक्टर 3D एंड प्रोबेबिलिटी ईजियर साइड आते हैं एंड इनका हाई वेटेज रहता है। तो हम इनको ईजिली एस करें तो हमारा स्कोर बूस्ट हो, कि हर साल लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे रहते हैं पेपर के अंदर। बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जेईई मेंस का सेट पैटर्न है कि हर पेपर में डी एंड एफ ब्लॉक से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो अगर हमें लग रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा वीकनेस लग रही है कि भाई हमें याद नहीं रहती, तो डी एंड एफ ब्लॉक पे थोड़ा फोकस कर लें। एंड जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवरऑल व्यू से, कि लास्ट में हम अगर अब जेईई एडवांस प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड थोड़ी वीक चल रही है प्रिपरेशन, तो लास्ट में हम जेईई मेंस एस करने के लिए जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करके पढ़ें, क्योंकि उनसे हर साल सेट है कि कम से कम फिजिक्स में 2 क्वेश्चन आएंगे ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से, केमिस्ट्री का 2-3 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से, एंड थोड़ा जो रटने वाला पार्ट है जो जेईई मेंस स्पेसिफिक पार्ट है। एंड मैथ्स के अंदर हर साल लगभग हर पेपर के अंदर स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, इन छोटे छोटे टॉपिक्स से जो कि काफ़ी ईजी हैं, इनसे काफ़ी लगभग 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो कि हम काफ़ी कम टाइम में इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो एट लास्ट में अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स को देना चाहता हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेटेड रखा, कभी भी उन्होंने प्रेशर नहीं आने दिया कि हाँ बेटा तुम्हें ये रैंक लानी है या फिर ये स्कोर तुम्हें लेके ही आना है। उन्होंने कभी भी अगर किसी एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट भी आए तो उन्होंने कभी ओवर कॉन्फिडेंस पे नहीं जाने दिया मुझको, हमेशा मुझे डाउन टू द अर्थ रखा। एंड कभी भी अगर एग्ज़ाम्स में लो स्कोर हुआ तो उन्होंने हमेशा ये कह के मोटिवेटेड रखा कि हाँ बेटा ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अभी रिजल्ट से फोकस मत करो, जो गलतियाँ हुई हैं उन पे फोकस करो, उन्हें सीख के आगे बढ़ो। एंड एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स को करना, टॉपर आना ही कोई लाइफ का गोल नहीं है। तो आप एकदम स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन करें, काफ़ी अच्छी आपके एग्ज़ाम्स आएंगे।